Welcome students to the new chapter, Unit 3rd, Part 1, Cell Structure and Function. First of all, what is cell? First of all, what is cell? So, all living organisms are made up of one or more cells. Some organisms are made up of one cell called as unicellular. Some are made up of more cells called as multicellular. But what is cell? Cell is a unit of biological activity which consists of an organized mass of protoplasm surrounded by protective and selective permeable membrane. तो सेल एक बायोलॉजिकल यूनिट है जिसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्शन का काम भी करती है और इसके अंदर जितना भी मटेरियल है उसको हम एक प्रोटोप्लाज्म का दैट मींस लिविंग मटेरियल का नाम देते हैं। तो सेल इज अ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी चलती है, चाहे हम मल्टी सेलुलर है लेकिन एक्टिविटी हमारे सेल्स के अंदर ही चल रही है और ये कवर किससे है? प्रोटेक्टिव और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से। So we can say cell is the basic structural and functional। जैसे मैंने बोला कि हमारे सभी functions किसके अंदर हो रहे हैं? सेल के अंदर, और सभी सेल्स के functions combine करके किसी भी organism के functions को perform करते हैं। And it is the basic structure। जैसे कोई भी घर जो है वो bricks का बना होता है, एक ब्रिक दूसरी ब्रिक, वैसे ही हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी है, एक सेल दूसरे सेल से कंबाइन करेगा एंड सो ऑन, और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनेगी। देन व्हाट इज साइटोलॉजी? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल्स विद द हेल्प ऑफ, जब हम लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से किसी ऑर्गेनिज्म के सेल्स की स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। बट इज सेल बायोलॉजी, जब हम सेल के फंक्शंस, बायोकेमिस्ट्री, डेवलपमेंट, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं तो उसको हम साइटोलॉजी का नाम देते हैं, उसको हम सेल बायोलॉजी का नाम देते हैं। It combines many biochemical techniques and is concerned with the organization and functioning of the individual. So cell biology may be defined as that branch of biology which deals with the study of morphological, means किसी भी organism के स्ट्रक्चर, कलर, टेक्सचर, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब उसमें सेल्स कैसे कंबाइंड है, सेल्स ने कंबाइन करके टिश्यू बनाया है, कौन कौन सा टिश्यू है, टिश्यूज ने कैसे कंबाइन करके ऑर्गन्स बनाए हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। देन बायोकेमिकल मींस कौन कौन से केमिकल्स कंबाइन होके, जैसे सेल मेम्ब्रेन है सपोज, तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? दैट इज मेड अप ऑफ बाइफॉस्फोलिपिड प्रोटीन लेयर, तो उसमें लिपिड्स है, प्रोटीन है, वो उसकी बायोकेमिकल फॉर्मेशन हो गई। देन फिजियोलॉजिकल मींस प्रोसेसेस, जेनेटिकल मींस डीएनए स्ट्रक्चर एंड how what type of genes are present in an organism। then developmental, किसी भी organism, किसी भी सेल की डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन कौन सी हैं। पैथोलॉजिकल मींस उसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज कर सकते हैं या कौन सा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डिजीज कॉज करता है। एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ से इवॉल्व हुआ, उसके सेल्स में कैसी चेंजेस हुई, उसको हम एवोल्यूशनरी बोलेंगे। सो इन सब प्रोसेसेस को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। इट ऑफन डील्स विद फंडामेंटल प्रोसेसेस दैट आर कॉमन टू all। Now, what about the discovery of cell and other components of the cell? The term cell was given by Robert Hooke because Robert Hooke discovered cell for the first time and he published about it in book Micrographia in London in 1665. He discovered the cell in 1665 in thin slices of cork। कॉर्क इज अ डेड टिश्यू, तो उनको जब डेड टिश्यू उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में तो उनको उसमें हनी कॉम्ब लाइक लेटिस दिखाई दिया, जैसे जैसे मधुमक्खी का जो बिहाइव है उसका स्ट्रक्चर होता है, हनी कॉम्ब बोलते हैं उसको, उसके जैसा ही स्ट्रक्चर दिखाई दिया, लाइक कंपार्टमेंट्स इन द स्लाइसेस ऑफ कॉर्क विच ही कॉल्ड द सेल्स, जिनको उन्होंने सेल्स का नाम दे दिया। लेकिन उसमें उनको सिर्फ वॉल्स दिखाई दी और बीच में एम्प्टी स्पेस दिखाई दी, उन्हीं वॉल्स को और एम्प्टी स्पेस को ही उन्होंने सेल का नाम दे दिया। लेकिन एक्चुअल में सेल जो है वो
वेकेंट नहीं होता, वो खाली नहीं होता। इसलिए वर्ड सेल जो है ये एक गलत वर्ड है जो चलता जा रहा है, लेकिन इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड अभी तक नहीं मिला और शायद मिलेगा भी नहीं, इसलिए सेल वर्ड ही चल रहा है। So this word cell comes from Latin word cella, means hollow spaces or compartments. एक living cell में hollow spaces या compartments नहीं होते। However, this term is still used because ये सबसे अभी भी यूज हो रही है टर्म, क्योंकि ये सिंपल है, सुटेबल है। Then next is Leeuwenhoek. In 1672, Anton von Leeuwenhoek in 1672 assembled a simple microscope and observed bacteria, protozoa, red blood cells. Then Lamarck, Baptiste de Lamarck, remarked that no body can have life if its constituent parts are not formed by cells. किसी भी बॉडी की लाइफ नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर सेल्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम वायरस ले लेते हैं, वायरस की बॉडी में सेल नहीं है, तो जब वो सेल के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, जब वो सेल के अंदर होगा तो वो लिविंग होगा। देन रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल्स ऑफ ऑर्किड रूट. By this time, it had also been found that the cells were surrounded by some sort of limiting structure, the cell membrane. Then Dujardin discovered living semi-fluid material. He called it sarcode. Then Purkinje renamed sarcode और jelly-like substance as protoplasm, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा था. Then M.G. Schleiden, a German botanist, discovered plants were composed of cells. He worked on plants and found that all plants are made up of cells. Then Theodor Schwann, he is a German zoologist. He observed many animals and found that all the animals were made up of cells. So these Schleiden and Schwann, they worked in 1838, and in 1839 they gave cell theory independently, but the points of the cell theory were same. He worked on plants, Schleiden worked on plants, and Schwann worked on animals. Then Rudolf Virchow observed that new cells developed by division of pre-existing. So Rudolf Virchow in 1838 gave a cell theory, that is theory of cell lineage, not cell theory, theory of cell lineage, that is omnis cellula e cellulae. This is very important. Then what are unicellular organisms? Many organisms consist of just one cell. They are called as unicellular. For example, जैसे amoeba है, euglena है, chlamydomonas है. In unicellular animals, cell की ही complete independent existence है. It is not dependent upon any other cell for any function, material or information. और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी एब्सेंट है. देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, और ये हायर एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. बॉडी ऑफ 60 kg एडल्ट ह्यूमन बीइंग, उसमें ऑलमोस्ट 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. एक ड्रॉप अगर ब्लड का हम लें तो उसमें सेवरल मिलियन सेल्स होते हैं. The large sized organisms do not have large size है. ऐसा नहीं है कि large sized organism है तो उसमें large size cells होंगे, ऐसा नहीं होता. उसमें large number of cells होंगे. In a multicellular organism, the cells are not similar but are structurally specialized for specific functions. They are grouped into tissues, tissues into organs, and organs into organ systems. The body of an organism may consist of number of organ systems. Cell is the structural smallest and basic unit of structure and function in the living beings. In a multicellular organism, cells do not normally show a totally independent existence. यहाँ पर सेल्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो करते बिकॉज सेल्स को मिल के काम करना है, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर है, बिकॉज दे शो डिवीजन ऑफ लेबर. दे आर पार्शली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूरॉन है, वो स्पेशलाइज्ड है टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू द अनदर. जैसे मसल सेल्स है, मसल सेल्स स्पेशलाइज्ड है फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, and so on. Erythrocytes, they do not have nucleus because they lost it during the process of maturation. Nerve cells and muscle cells normally do not divide because these are specialized cells. They all are the examples of specialized cells.
The specialized cells, however, retain the capacity for उनमें independent existence, अपने respiration, अपनी digestion, अपनी excretion, ये सब functions वो खुद भी करते हैं, लेकिन body के साथ मिलके भी वो function perform करते हैं और multiplication का काम भी वो खुद करते हैं. This can be demonstrated by cell culture or tissue culture technique. This tissue culture technique is what? कि जब हम कोई बॉडी का एक लिविंग सेल ले लें, उसको हम न्यूट्रिटिव मीडियम में अगर हम ग्रो करते हैं, स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम, स्टेराइल मींस उसमें कोई दूसरे बैक्टीरिया वगैरह नहीं है, स्टेराइल न्यूट्रिटिव मीडियम में अगर हम उसको ग्रो करते हैं तो एक सेल को, तो वो सेल मल्टीप्लाई करता है, वो सेल मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करके लार्ज एक बल्क ऑफ, एक बंच ऑफ सेल्स बना देता है जिसको हम कैलस बोलते हैं. वो कैलस हॉर्मोन्स वगैरह प्रोवाइड करने पर एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. दैट मीन्स उस सेल में पूरी कैपेसिटी थी कि वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं और इस कैपेसिटी को प्लूरीपोटेंस बोलते हैं. Now, what are the disadvantages of unicellularity? That there is absence of division of labor. The cell has to be sufficiently large to accommodate numerous organelles to perform all vital activities. जैसे जैसे सेल का साइज इंक्रीज होता है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है. एज इट लिमिट्स द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया, न्यूक्लियस उतना ही है, तो न्यूक्लियस का कंट्रोल साइटोप्लाज्म पे कम हो जाता है. एंड द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल्स थ्रू द सरफेस. सेल इज एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका एक सेल जो है वो आउटर एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज्ड है, तो जो इफेक्ट आउटर एनवायरनमेंट में होगा उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा. अ सिंगल सेल इज अनेबल टू एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंशिएशन. A unicellular organism dies with the death of its cells. The lifespan of a unicellular organism is always short, क्योंकि जब उसमें रिप्रोडक्शन होगी तो वो ऑर्गेनिज्म डिसअपियर हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नेक्स्ट टू ऑर्गेनिजम्स. Now, what are the advantages of multicellularity? In multicellular organism, cell perform dual functions, एक अपने लिए भी और एक होल ऑर्गेनिज्म के लिए भी. There exist, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर है. मल्टीसेलुलर एनिमल की बॉडी में सम सेल सिंथेसाइज एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल टू होल्ड द सेल्स टुगेदर, और कुछ नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन. सो दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, सो दे एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर. ये इनके लिए एडवांटेज है. इवन डेड सेल्स का भी कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों में नेल्स प्रोटेक्ट अवर द टिप्स ऑफ द फिंगर्स. स्किन ऑफ एनिमल्स एंड कॉक सेल्स इन प्लांट्स प्रोटेक्ट द अंडरलाइन. इवन हमारी स्किन जो है वो भी डेड है, अगर वो लिविंग होती तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आकर उस पर स्ट्राइक करते, उस पर रह लेते और उसको डैमेज कर देते, लेकिन क्योंकि वो डेड है सो इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कवर टू अस. Cells of a multicellular organism do not have to be large in size. Most of the cells are small. To avoid limitation of surface area to volume ratio, इसलिए उनमें कई बार एब्जॉर्बिंग सेल्स में जैसे माइक्रोविलाई होता है, सेल्स meant for movement and conduction of impulses are narrow but extremely elongated. For example, muscle cells, nerve cells. A number of activities are performed by working of a number of cells together. जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेशन का काम अलग, एल्वियोलाई अलग काम कर रही है, देन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक की वॉल अलग काम कर रही है, एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रही है, इंटेस्टाइन की वॉल अलग काम कर रही है, एंजाइम्स भी प्रोड्यूस कर रही है, एब्जॉर्प्शन भी कर रही है. सो डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ ग्रेटर कैपेसिटी फॉर सर्वाइवल. कुछ सेल्स अगर डेथ भी हो जाती है उनकी तो उसका ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है. डेली हमारी स्किन से मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो स्लोड ऑफ होते हैं और नए बनते जाते हैं. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन परमिट्स डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू स्पेशलाइजेशन. द डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीजेस द ऑपरेशन एफिशिएंसी. This is the reason why evolution has produced multicellular organisms. Then what are the disadvantages of multicellularity? All the cells of multicellular organisms are derived from fertilized ovum. एक ही ओवम से फर्टिलाइज होके स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज किया और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसी के डिवीजन से जाइगोट बनता है, उसी के डिवीजन से बन जाता है, कैरी. इसलिए उन सब में सेम जेनेटिक मटेरियल है. In many of its cells, one or more basic activities may be suspended or irreversibly lost. The mature human RBCs loses its capacity for aerobic respiration.
क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस खत्म हो गया। वाइल मैचुरेशन आरबीसीज में न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, पहले उसमें न्यूक्लियस होता है। डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए सिंथेसिस। स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफन लूज द पावर ऑफ डिवीजन। जैसे न्यूरॉन सेल्स है, मसल सेल्स हैं, ये एक बार डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद अगर इनमें कोई डैमेज होती है तो इनमें पावर ऑफ डिवीजन तो लूज हो गया, तो अब ये डिवाइड करके नए नहीं बन सकते। इसलिए न्यूरॉन्स अगर एक बार डैमेज हो जाए तो दोबारा नहीं बनते। Mature nerve cells are incapable of division. Liver cells and muscle cells retain mitotic ability. Liver cells और muscle cells में mitotic activity रहती है। Regeneration ability of multicellular organism decreases with specialization. Some unicellular organisms are immortal. कुछ unicellular organisms immortal होते हैं as their body gets distributed in their offsprings. But in multicellular organism, mortality is restricted to small number of germ cells alone. The majority of cells called somatic cells die with the death of the organism. Now, next topic is cellular totipotency. What is cellular totipotency? Totus means entire and potentia means power. This word is derived from Latin language. It is the ability of a living somatic, जैसे मैंने आपको बताया था अभी लास्ट स्लाइड में, कि कोई भी लिविंग सेल अगर हम उसको टिश्यू कल्चर में न्यूट्रिटिव मीडियम में डालते हैं तो वो डिवाइड करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। दैट मीन्स उसमें कैपेसिटी है डिवाइड करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की। वो कौन सी प्रोसेस शो करता है? टोटिपोटेंसी। बेसिकली ऑल सोमैटिक सेल्स आर टोटिपोटेंट बिकॉज दे हैव द, क्योंकि उनमें पूरा का पूरा जीन कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपना स्टमक का कोई सेल ले लेते हैं तो चाहे वो फंक्शन कुछ और परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसमें जीन्स तो पूरे 23 क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होंगे। हमारे सेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं, उनमें 23 क्रोमोसोम्स के 2 सेट होते हैं। 23 क्रोमोसोम का एक सेट जो है उसमें फुल जीन कॉम्प्लीमेंट है, उसको हम जीनोम बोलते हैं। वो हर एक सेल में प्रेजेंट है। ड्यूरिंग देयर मैचुरेशन द सेल्स अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड आर अनेबल टू रिटर्न टू देयर। लेकिन जब एक सेल डिफरेंशिएट हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है, डिफरेंशिएट होना मतलब स्पेशलाइज होना, जब वो स्पेशलाइज हो जाता है तो उसके बाद वो उसमें अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में आने की कैपेसिटी नहीं रहती। Differentiated cells, however, after differentiation can undergo division and ultimately form the whole individual or a part of it. Totipotency can be easily demonstrated in plant cells. For example, जैसे यहाँ पर ये रूट स्टोर की है, इस रूट्स, जैसे सपोज आप कोई भी रूट ले लो, उसका जो फ्लोएम पार्ट है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द रूट, इसमें हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन किया, इसमें से हमने 2 मिलीग्राम फ्लोएम एक्सप्लांट्स ले लिए क्योंकि फ्लोएम सेल्स मोस्टली लिविंग होते हैं। इनको लेके जिस सेल्स को हम यूज कर रहे हैं फॉर टिश्यू कल्चरिंग उनको हम एक्सप्लांट बोलते हैं। तो इस एक्सप्लांट को हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जिसमें हमने न्यूट्रिटिव मीडियम डाला है। तो इसमें डालने के बाद इसने डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद ये ऐसे मास ऑफ सेल्स बना देगा जिसको हम बोलेंगे कैलस। तो इस कैलस में अगर हम देखेंगे, अगर इसमें हम हार्मोन्स प्रोवाइड करेंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगी, यहाँ पे जैसे रूट डेवलप हो गई इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक छोटे प्लांटलेट में। एक सेल से प्लांटलेट डेवलप हो गया। इस प्लांटलेट को हम सॉइल में जब ग्रो करेंगे तो सॉइल में ये पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा। फिर इसके फ्लोएम पार्ट में से चाहे वो फ्लावर ले लें हम या फिर से रूट का कोई सेल ले लें, फ्लोएम सेल ले लें, लिविंग सेल, उससे हम फिर से इसको क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। जैसे फ्लावर में से हमने सीड्स ले लिए, सीड्स में से फिर से इसको हम ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चरिंग। ये कंसेप्ट टोटिपोटेंसी का सबसे पहले किसने दिया था? जर्मन बॉटनिस्ट हेबरलैंड ने इन 1902। He assumed that each cell of the organism is derived from fertilized egg and contains the same hereditary information. However, Heberland's experiment to grow isolated cells of green leaves failed to demonstrate this hidden ability. Totipotency of cells has now been repeatedly shown in a wide number of plant tissue of diverse origin, जैसे anther, endosperm, nucellus, embryo, root, shoot tips, leaf, flower buds, etc. Unique property of cells is being used for propagating plants through tissue culture. Now, what is cell theory? अभी हमने लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था Schwann and Schleiden. Schleiden worked on plants and Schwann worked on animals.
आप ये कैसे याद रखोगे? आप याद रखना कि श्वान में एन आ रहा है, एन स्टैंड्स फॉर एनिमल्स, एन से याद रखना है इन्होंने किस पे वर्क किया था? एनिमल्स पे। तो ये अपने आप याद रहेगा कि इन्होंने किस पे वर्क किया? प्लांट्स पे। इन दैट पेपर माइक्रोस्कोप investigations on the similarity of structure and growth of animals and plants. Schleiden and Schwann compared their findings and discussed Schwann's hypothesis called cell hypothesis, और उन्होंने क्या दी? एक cell theory दी. This theory states that the cells are the units of both structure and function of organisms. This theory, however, was not able to explain how new cells are formed. वो किसने एक्सप्लेन किया? रुडोल्फ विर्चो 1838 में, जब मैंने आपको बताया कि उन्होंने कौन सी थ्योरी दी? थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज की हर सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होगा, जो पहले का सेल है उससे ही अराइज होगा। तो उन्होंने थ्योरी दी ओमनिस सेलुला ई सेलुले। Now, what are the fundamental features of cell theory? This cell theory states that all living things are composed of cells and their product. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स और उनके प्रोडक्ट से बना है। हर सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हो रहा है। हर सेल जो है वो बेसिकली बिल्कुल सिमिलर है केमिकल कॉम्पोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। हर सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। The functions of an organism as a whole is the outcome of activities and interactions of the constituent cells. Now, what are the exceptions to cell theory? Cell theory में सभी organisms के लिए possible नहीं होती। So, इसमें क्या ऐसी exceptions है जिसके लिए हमें इसको discard करना पड़ा? वायरसेस में सेलुलर मशीनरी नहीं है। दे कंसिस्ट ऑफ, उसमें या तो न्यूक्लिक एसिड है या डीएनए या आरएनए, और उसको सराउंड किया किसने? प्रोटीन शीट ने। एंड लेकिन उनको फिर भी हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। द बॉडीज ऑफ सर्टेन फंजाई जैसे राइजोपस या कुछ एल्गी जैसे वोचेरिया आर मेड अप ऑफ एन अनडिवाइडेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन विच मेनी न्यूक्लियाई रिमेन स्कैटर्ड। इनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई सेम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। Bacteria and blue-green algae do not have an organized nucleus. Their genetic material is not enclosed by nuclear envelope and lies directly in the cytoplasm. तो यहाँ पर न्यूक्लियस वाला कंसेप्ट गलत हो गया। RBCs and sieve tube cells, they continue to live without nucleus and other vital organs. Connective tissue contains a lot of non-living material. The matrix between the cells, there is no mention of intercellular material in the cell theory. Protoplasm is replaced by non-living material in the surface cells of skin and core. Now, so क्योंकि उसमें objections थी इसलिए एक और थ्योरी दी गई जिसको मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन या सेल प्रिंसिपल बोला गया। अकॉर्डिंग टू दिस, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी बॉडी या तो सेल से बनी है या उसके प्रोडक्ट से, जैसे वायरस भी इसमें कवर हो गया। Cells are the unit of structure in the body of living organism. Cell is made up of small mass of protoplasm, जिसमें न्यूक्लियस है, ऑर्गेनल्स हैं, कवरिंग मेम्ब्रेन है। सेल ऑर्गेनल कैनॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। कोई भी सेल ऑर्गेनल सेपरेटली इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता। All cells have fundamental similarity in structure, chemical composition, and basic metabolic reaction. Life exists only in cells because all the activities of life are performed by cells. Cells are unit of function in living organisms. That is, the activities of organism are the sum total of activities of the cell. New cells arise from pre-existing cells through division. Each cell maintains its independent individuality. It has specific internal environment and homeostasis. Growth of an organism involves the growth and multiplication of its cells. A cell, though an integral part of an organism, is able to act independently in growth, division, metabolism, and even death. No organism, organ or tissue can have any activity that is absent in its cells. Basically, the cells are totipotent. That is, a single cell can give rise to whole organism unless and until they have become extremely specialized. Cells sometimes assume forms which no longer have all the characteristics of cells. For example, loss of nucleus in RBCs or cytoplasm in outer skin cells. Genetic information is stored and expressed within the cells. Life passes from one generation to the next in the form of a living cell. All cells have its full genetic information coded in their DNA, but each cell type uses only a part of information. For example, जैसे हमारा माउथ के सेल्स डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे स्टमक के सेल्स डिफरेंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं।
हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी अलग हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, सो दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जबकि उनके जीन्स में इंफॉर्मेशन सारी की सारी प्रेजेंट है. All the present day cells have a common ancestry because they are derived from the first cell that evolved on the earth through continuous line of cell generation. Cell as a self-contained unit. Each cell acts as an autonomous unit. Autonomous मतलब जिसका अपना पूरा कंट्रोल है, अपना भी कंट्रोल है और ये ऑर्गेनिज्म के लिए भी काम कर रहा है. It carries out all fundamental biological processes like respiration, digestion, excretion, etc. Following facts show the independence of the cell. Each cell can convert non-living, हर सेल non-living material को living में convert कर सकता है, हर सेल food को oxidize कर सकता है, मतलब respiration, to produce energy and utilize, और उस energy को use कर सकता है, और कुछ nutritive medium, nutrient molecules को use कर सकता है अपने complex molecules बनाने के लिए. Cell uses these complex molecules to build new cell components for growth and to replace the worn out ones. Cell respires and exchanges gases with its surrounding. Metabolic wastes are formed, that means excretion, and effigy also discarded by each cell. Each cell has the ability to divide and form daughter cells with similar hereditary properties. Each cell maintains the necessary internal physico-chemical condition by regulating its own activities. Each cell has its own lifespan. Now there is another concept, surface is to volume ratio. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी सेल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तब उसके न्यूक्लियस का कंट्रोल साइटोप्लाज्म पे नहीं रहता, क्योंकि उसकी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो उसकी एक्टिविटीज को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को डिटरमाइन करती है. सो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, दो फैक्टर्स हैं. फर्स्ट आ गया न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये एक रेंज तक रहनी चाहिए, अदरवाइज उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्कार्ड हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि न्यूक्लियस का कंट्रोल पूरे साइटोप्लाज्म पर स्लो हो जाएगा. देन रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम. Metabolically active cell is usually smaller due to higher nucleocytoplasmic ratio, क्योंकि उसकी nuclear cytoplasmic ratio higher होगी, and higher surface area is to volume ratio. The former will allow the nucleus to have better control of metabolic activity, while the later will allow quicker exchange of materials between the cell and its surrounding environment. An increase in cell volume is accompanied by much smaller expansion in the surface area of the cell. In other words, an increase in the size of a cell decreases the surface area is to volume ratio and make the cell less efficient. Thanks for watching this video. Other topics will take up in the next video. Thank you.